तो चलिए स्वागत करते हैं हम अपने चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 10.6 था उसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को कवर करेंगे। ठीक है ना। पिछले वीडियो में वैसे 8 कवर हो गया था, लेकिन 8 को बनाने में काफ़ी हमको लंबा टाइम लग गया था। ठीक है ना। आज उसको क्या किए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं। बहुत ईजी वे में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से नहीं चीज़ों को देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कि ये वाला क्वेश्चन एक और एक क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा। 9 बहुत आसान है, लेकिन 10 और ये 8 दोनों कॉन्सेप्चुअल है। तो ध्यान से देखिएगा तो बहुत इत्मीनान से समझ में आएगा। और आप लोगों को बता देते हैं कि क्लास 9th का जो टाइम चल रहा है शाम में 3:30 बजे, इसी टाइम पे अब जो है 2023 और 2024 के जो बच्चे होंगे उनके लिए बैच शुरू होगा। और एकदम यूट्यूब पे भी फ्री रहेगा और ऐप में बहुत मिनिमम कॉस्ट में, है ना, उसको किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। जैसे ही ऐप बनेगा हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। ठीक है। और साथ में हम लोग यूट्यूब पे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रेगुलर वीडियो वॉच करेंगे तो आपको बिल्कुल हर चीज़ समझ में आएगा बहुत आसानी से। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कह रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। एक ट्रेंगल है आपके पास ए बी सी, कोई भी ट्रेंगल हो सकता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका ये एक ट्रेंगल है ए बी सी। अब इस ट्रेंगल ए बी सी में खासियत क्या है कि कह रहा है कि अगर आप बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी लेते हो, यानी एंगल ए को क्या करना है, आपको बाइसेक्ट करना है। समझ रहे बात को, यानी कि आधा कर देना है। ठीक है ना। उससे बढ़िया है कि हम आपका ये जो है ना सर्कल का इन सेंटर बना देते हैं, क्योंकि जो सर्कल का इन सेंटर होता है वही पे लाई करता है हमारा क्या, या फिर इन सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप झूठो कंफ्यूज होंगे, है ना, क्योंकि काम हमारा बहुत आसान है। जैसे ये एक बाइसेक्टर ले लिए आप, इसका बाइसेक्टर मान लीजिए और इसका बाइसेक्टर मान लीजिए। ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये जो तीनों का बाइसेक्टर्स है, वो बाइसेक्टर्स जो है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्कल एट डी ई एंड एफ। यानी कि इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जो हमारा सर्कम सर्कल है उससे पास कर रहा है। तो सर्कम सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, ए बी सी से। तो ए बी सी से पास करता हुआ सर्कम सर्कल हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब ये हुआ हमारा सर्कम सर्कल। तो अब जो है ये ए के सामने जो है उसको डी मान लिया गया, यहाँ जो इंटरसेक्शन हुआ है सर्कम सर्कल पे। ठीक है। और बी के सामने जो इंटरसेक्शन हुआ उसको ई माना गया, और सी के सामने जो इंटरसेक्शन हुआ उसे एफ माना गया। ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रूफ दैट एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल डी ई एफ आर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। इसका मतलब ये डी ई एफ को सबसे पहले तो कवर करिए, क्योंकि प्रूफ दैट द एंगल्स ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ, डी ई एफ का जो एंगल है उसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, कवर करना होगा। तो जैसे मान लीजिए आपका डी कहाँ है, यहाँ है, तो डी से एफ को कवर करिए, फिर डी से ई को कवर किया जाए। ठीक है। डी से ई को कवर करना है हम लोगों को। ठीक है ना। और उसके बाद ई से एफ को कवर करना है। तो ये जो आपका ट्रेंगल दिख रहा है उनके एंगल्स, यानी कि एंगल डी की बात चल रही है कि ये जो एंगल डी होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक ना। उसी तरह से
जो एंगल ई होगा कॉरस्पॉन्डिंग ही लेंगे, है ना। तो एंगल ई जो है ये वाला जो एंगल है ई, वो क्या होगा 90 डिग्री माइनस इसके सामने कौन है, ई के सामने बी है, तो हाफ ऑफ एंगल बी है। और उसी तरह से एंगल एफ जो है वो क्या है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी है ना। यानी एफ के सामने सी है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो आप ये बात समझिए सबसे पहले कि ये जो कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी, तो यानी कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी का मतलब क्या हुआ, ये बाइसेक्टर था ना। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो इसे आप एंगल a/2 कह सकते हैं। ये भी बाइसेक्टर है, इसे भी आप एंगल a/2 कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसको आप क्या कह सकते हैं, एंगल b/2 बोल सकते हैं। ये भी क्या होगा, एंगल b/2 होगा आपका। इसको आप एंगल क्या बोल सकते हैं, c/2, क्योंकि पूरा एंगल c है तो आधा तो करेंगे ना बाइसेक्टर का मतलब, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब ज़रा सोचिए कि जो हमें रिलेशन लाना है वो किस में लाना है, एंगल डी में और एंगल ए में। तो हमको किसी न किसी तरह से एंगल ए को और एंगल डी को कोरिलेट करना होगा। अगर ये कोरिलेट हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर एंगल ए और एंगल डी रिलेट हो जाएगा तो काम बन जाएगा। किसी भी रिलेशन से एक ट्रू रिलेशन होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। अब सुनिएगा ध्यान से। अगर हम आपसे पूछें कि जैसे मान लीजिए इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसको एंगल 2 मान लीजिए, यहाँ तक के एंगल को 1 और यहाँ तक के एंगल को आप 2 मान लीजिए, तो एंगल 1 और किसके बराबर होगा। अगर हम बात करें तो अगर हम इसको मिला दें कुछ देर के लिए, तो ये आप जो देख रहे हैं AF कोड, इससे एंगल 1 बना है और इसी AF कोड से आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो एंगल C/2 बन रहा है वो बन रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा हमारा, यहीं पे लिख देते हैं, एंगल 1 जो होगा हमारा वो होगा एंगल B/2 के बराबर, सॉरी एंगल C/2 के बराबर। क्यों? क्योंकि इस आर्क से सेम सेगमेंट में बना एंगल बराबर होता है। तो AF आर्क से आपका ये एंगल एक बन रहा है यहाँ वाला, ठीक है ना, एंगल 1, और यही आर्क से बन रहा है C/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। उसी तरह से हम एंगल 2 के बारे में अगर कमेंट करना चाहें तो एंगल 2 को देखिए ध्यान से। एंगल 2 बना है इस आर्क से, AE आर्क से, तो AE आर्क से ही और कौन बन रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये एंगल B/2 को देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसी आर्क से बन रहा है, इसी आर्क से, और इसी आर्क से ये भी बन रहा है। तो एंगल 2 बराबर हम लिख देंगे एंगल B/2। बहुत आराम से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हम ये कहेंगे कि अगर हमें एंगल D चाहिए तो एंगल D 1 और 2 के एडिशन से मिलेगा, क्योंकि 1 और 2 जोड़ देंगे तब ना एंगल D मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने इस इक्वेशन को ऐड करते हैं, यानी कि हम लिख देंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है ना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। और RHS में देखिए एंगल C/2 एंगल B/2, तो एंगल C/2 प्लस एंगल B/2। अब ये तो एंगल D लिख देंगे सीधा सीधी, और यहाँ पे अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो ऊपर क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C। अब देखिए हमें एंगल D को, ध्यान से सुनिएगा, हमें एंगल D को B प्लस C से रिलेट नहीं करना था, हमें एंगल D को एंगल A से रिलेट करना था। तो एक रिलेशन हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि सिंस इन ट्रायंगल ABC
बी प्लस सी को हम ए में कैसे ला सकते हैं, ऐसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो भैया एंगल बी प्लस एंगल सी तो निकाल ही सकते हैं ना यहाँ से। एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मैंने इसको अगर इक्वेशन नंबर हम 3 माने रहे हैं तो हम 3 इम्प्लाई लिख सकते हैं कि एंगल डी जो होगा वो बी प्लस सी बाई 2 था, तो बाई में 2 रहने देंगे। आप बी प्लस सी के जगह पे 180 डिग्री और माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, एंगल डी हमारा क्या होगा, 180/2 और माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, क्योंकि ये 2 जो है वो दोनों में जाएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि हमने ये प्रूफ कर लिया कि एंगल डी बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। बात समझ में आई। एंगल डी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए, ये प्रूफ हो गया। जरा सोचो कि क्या हम लोग इसी तरह से सिमिलरली एंगल, जैसे ए आधा आधा था और ए के सामने डी था, क्योंकि ए का बाइसेक्टर जो था एंगल ए का वो सरकम सर्कल को डी पे मिला था। बात समझ में आ रही है। तो अगर ए के सामने डी है तो ये प्रूफ हुआ है कि एंगल डी बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो बी के सामने क्या है, बी का बाइसेक्टर जो गया था सरकम सर्कल पे ई पे गया था। तो अगर हम ये कहें कि उसी प्रकार हम इसे भी प्रूफ करेंगे, साइमेट्रिकल फिगर है ना, अगर इसी पॉइंट को बी को हम घुमा दें, रोटेट करके यहाँ ला दें तो ई यहाँ आएगा, तो बी के सामने ई होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो है एंगल ई है, तो एंगल ई बराबर 90 डिग्री माइनस ये बी यहाँ पे है तो हाफ ऑफ एंगल बी। तो सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल बी बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल, सॉरी डी ई यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल डी ई है ना, एंगल ई के सामने कौन है, बी है, तो हाफ ऑफ एंगल बी। और सिमिलरली उसी तरह से एंगल एफ बचा है, तो एफ के सामने क्या है, सामने वाला से ही करस्पॉन्डिंग होगा ना, तो एफ के सामने सी है, तो हाफ ऑफ एंगल सी। ये बात प्रूफ हो गया, ठीक है। और अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं प्रॉपरली तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, आप जो है b को b/2 लिखे हैं और यहाँ पे आप इसको मान लीजिए एंगल 3 और इसको मान लीजिए एंगल 4। तो अब जो है एंगल 3 किससे रिलेट होगा एंगल 3 जो है वो किससे रिलेट होगा, ध्यान से देखिए आप। और एंगल 4 किससे रिलेट होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको इसको और इसको रिलेट करना है। तो एंगल 3 जो है वो किस आर्क से बन रहा है, वैसे बनाना नहीं चाहिए क्योंकि सिमिलरली लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एंगल जो है वे 3 इससे बन रहा है और यही आर्क से हमारा एंगल c/2 बन रहा है। देखिएगा ध्यान से, इसी आर्क से बन रहा है ना। तो हम एंगल 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 बराबर लिख सकते हैं एंगल c/2, ठीक है ना। इसी आर्क से एंगल 3 बना, इसी आर्क से एंगल c/2 बना, ठीक है, लिख दिया। अब एंगल 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 को देखिए ध्यान से, एंगल 4 किससे बना है, एंगल 4 इस आर्क से बना है, इस आर्क से, यहाँ और यहाँ से ज्वाइन करने वाले लाइन से। तो अगर एंगल सी इस आर्क से बना है तो इसी आर्क से और क्या बना है, एंगल a/2, देखिए ध्यान से, ये गया है a/2, इसी आर्क से आपका एंगल 4 बना है और इसी आर्क से एंगल a/2 बना है। तो आप एंगल 4 बराबर लिख सकते हैं एंगल a/2, क्योंकि एंगल सेम आर्क, सेम कहानी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब इसको जोड़ेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा, इसको जोड़ेंगे तो एंगल c/2 प्लस एंगल a/2। तो 3 + 4 को कवर करिएगा जब, तो 3 और 4 एंगल ई पूरा हो जाएगा, तो पूरा एंगल ई हो ये, और सी एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल ए। अब जरा सोचिए कि एंगल ए प्लस सी को यहीं से हम बोले कि ए और प्लस सी को आप एलएचएस में ही रहने दो, बी को उधर भेज दो, तो 180 माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी और डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों में डिवाइड होगा तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा
और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है नहीं। तो इस तरह से एंगल ए भी प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से आप तीनों रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि एंगल ई के सामने बी है तो 90 डिग्री माइनस ऑफ हाफ ऑफ एंगल बी होगा। तो सेम लॉजिक है, सेम कहानी है, ठीक है ना। आई होप कि बात आप समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। ये कह रहा है कि 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी। तो सबसे पहले एक वर्ड इन्होंने यूज किया है कॉन्ग्रुएंट। 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी कि जो सर्कल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर मान लीजिए हम एक सर्कल बनाएं तो इसी को कॉपी पेस्ट मान लीजिए कर दिए और बगल में ले गए, तो कह रहा है कि 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल अगर आप ले रहे हैं, एक का सेंटर मान लीजिए ओ और दूसरे का सेंटर मान लीजिए ओ डैश, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी। तो मान लीजिए आपका ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर ऐसा है तो कह रहा है कि थ्रू ए, यहाँ पे एनी है, यहाँ पे एन है, ये है ना, थ्रू एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू इज ड्रॉन सो दैट पी क्यू लाई ऑन द 2 सर्कल। तो पी ए क्यू बना लीजिए आप, कोई भी लाइन बना सकते हैं आप, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने यही बना लिया, तो ये कह रहा है कि अगर आपका ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है Q है, तो पी ए क्यू एक लाइन सेगमेंट हुआ, है ना, जो हमारे सर्कल को P और Q पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, P और Q पे लाई कर रहा है। यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। तो कह रहा है प्रूफ करिए कि B से P की लंबाई, समझ रहे हैं आप, B से P की लंबाई और B से Q, ये Q है ना, ये Q है, B से Q की लंबाई बराबर होगी, यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। हमें ये साबित करना है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको एक ट्रायंगल में 2 साइडें बराबर करनी हो, अब ये बात याद रखिएगा कि ये आप कितना भी रोटेट कर देना, जैसे आप पी क्यू ये नहीं मान के, अगर आप समझिएगा ध्यान से हम जो समझा रहे हैं, जैसे ये आपका मतलब अगर सर्कल है मान लीजिए, और अगर आप कुछ इस तरह से, आपका यहाँ इंटरसेक्शन तो ए और बी है, ये है, इसमें दिक्कत है नहीं, लेकिन आपका ये जो लाइन है इसको अगर आप इधर से रोटेट भी कर दे रहे हैं और कुछ इधर से भी अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारे सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर ऐसे कितना भी रोटेशन से भी अगर वो रहेगा, तो ये कह रहा है कि अगर आप इसे P मान रहे से A मान रहे से Q मान रहे हैं, तो P से ये जो दूरी है और यही P से B से Q की दूरी है, ये दूरियां बराबर होंगी। मतलब आप कितना भी इसको रोटेट कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ P एंड Q। बस ये याद रहे कि P A Q एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये प्रूफ करना है तो ये एंगल और ये एंगल को अगर आप प्रूफ करने में सक्षम हो जाए, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर 2 एंगल बराबर हो जाता है तो 2 साइड्स भी बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग यही करने के फिराक में पड़ेंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। वो कैसे? तो जो कॉमन कॉर्ड है ना उसको मिला देंगे उसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा कॉमन कॉर्ड है, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब बताइए कि ये सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट था, और अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बराबर कॉर्ड से सेम सेगमेंट में एंगल बनता है तो उसके एंगल्स बराबर होते हैं। तो इस कॉर्ड से ये जो एंगल बना है और इसी कॉर्ड से ये जो एंगल बना है वो बराबर होगा, क्योंकि ये कॉर्ड दोनों सर्कल के लिए सेम ही कॉर्ड है और सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ रही है। तो आप जानते हैं कि एक कॉर्ड से सेम सेगमेंट में बना एंगल बराबर होता है। तो जब सर्कल ही कॉन्ग्रुएंट है तो ये सर्कल कह लो चाहे ये सर्कल कह लो, दोनों के लिए तो कॉर्ड की लंबाई तुम इतना ही लोगे। बात समझ में आ रही है। तो एक तो हम वहाँ से प्रूफ कर दिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये कर सकते हैं।
यानी तो दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं कि सेंटर को भी आप ज्वाइन कर दीजिए, सब सेंटर को, जितने भी सेंटर हैं उसको आप क्या करा लीजिए, ज्वाइन करा लीजिए। इसको ऐसे मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, फिर इसको ओ डैश से मिला दीजिए, इसको ओ डैश से मिला दीजिए। ये आपका ओ डैश था और ये आपका ओ था, ठीक है ना। अब ज़रा आप हमें बताइए, ठीक है, आप हमें बताइए कि ट्रायंगल ओ ए बी क्या कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ डैश ओ डैश ओ डैश ए बी के। कहिएगा वो कैसे, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तो ओ ए की लंबाई और ओ डैश ए की लंबाई बराबर है जी, क्योंकि सब रेडियस है। उसी तरह से हम बोलें कि ओ से बी की लंबाई, ओ से बी की लंबाई बराबर है ओ डैश से बी की लंबाई के, वो भी रेडियस है। और ए बी जो है वो ए बी के क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी एंगल ओ बराबर एंगल ओ डैश, ये ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब ज़रा आप ये बोलिए कि जो ए बी कॉर्ड है इससे सेंटर पे बना एंगल और इसी ए बी कॉर्ड से सेम उसके सेगमेंट में बना एंगल में जो सेंटर पर का एंगल होता है और सरकमफरेंस पर का एंगल होता है उसमें रिलेशन होता है। आपको याद होगा कि एक सर्कल का जब सेंटर होता है तो यहाँ से अगर हम बोले कि ये सेंटर पे बना एंगल इस पॉइंट से और इसी पॉइंट से उस आर्क को छोड़ के, ये जो आर्क है आप छोड़ दीजिए, इसके ऊपर वाले सेगमेंट में बना एंगल क्या होता है, आधा होता है सेंटर पर का। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल P जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल O होगा, यहाँ से होगा ना, ठीक है। उसी तरह से एंगल Q जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल O डैश होगा। और ये दोनों का कारण क्या लिख सकते हैं कि एंगल्स है ना बाई आर्क ऑन, है ना, या एंगल सबटेंडेड बाई, ऐसे लिखिएगा, एंगल्स या एंगल सबटेंडेड बाई, सबटेंडेड बाई, सबटेंडेड बाई आर्क ऑन सेंटर is double the angle subtended on same arc on remaining part of circle। ये आपका थ्योरम है, आप इसको याद करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक आर्क से सेंटर पे बना एंगल और उसी आर्क से उस आर्क को छोड़ के जो आर्क बच गया है, जो आर्क बच गया, जैसे ये आर्क से हम सेंटर पे एंगल बनाए हैं और इसी आर्क से हम अगर सर्कल के सरकमफरेंस जो इस सेगमेंट से मैंने आर्क को छोड़ के जो बच गया उसमें अगर हम बनाते हैं तो डबल होता है सेंटर पर का एंगल। उस रिलेशन से हम ये लिखे हैं। अब हम ये लिख देंगे कि सिंस, या फिर सिंस नहीं, यहाँ पे एंगल जो है Q जो है उसको हम लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल, यहाँ पे O डैश की जगह पे एंगल O। हम यहाँ पे कारण में लिख देंगे कि, या फिर ऐसे यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल O जो है O डैश के बराबर है, तो O डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं। अब हम जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, तो फ्रॉम 2 and 3 क्या बोलेंगे, फ्रॉम 2 and 3 क्या बोलेंगे कि ये भी हाफ ऑफ एंगल O है, ये भी हाफ ऑफ एंगल है, इसलिए एंगल P बराबर एंगल Q। दिस इम्प्लाई
अगर एंगल P बराबर हो गया एंगल Q के, इसका मतलब BP की लंबाई और BQ की लंबाई बराबर होगी। BP की लंबाई और BQ की लंबाई बराबर होगी। प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि सबसे थोड़ा सा कठिन है बच्चों को सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखते हैं। कह रहा है कि इन एनी ट्रेंगल ABC, यानी कि कोई भी ट्रेंगल, किसी भी तरह का ट्रेंगल है, ठीक है ना, ये किसी भी तरह का ट्रेंगल है आपका, जैसे मान लीजिए A है, B है और C है। तो कह रहा है कि इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, अगर एंगल A का अगर आप बाइसेक्टर लेते हैं, मान लीजिए आपका ये एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है ना, ये एंगल का है, क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है ना। मैं कोई भी ट्रेंगल ले सकते हैं, तो एक जनरल ट्रेंगल लिया जाए ताकि सिमेट्रिकल कहानी ना हो। तो इस एंगल का क्या, बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप इस एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं, यानी कि ये एंगल A/2 हो जाएगा और ये भी एंगल A/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल A है। तो कह रहा है कि एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, जो BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट करेगा। प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रेंगल ABC। तो आप ट्रेंगल ABC तो बनाने जानते ही हैं, सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल तो आपको बनाने आता है ना, C से, A से और B से होते हुए एक सर्कल आपको बनाना है, तो आप बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है ना, ऐसा सर्कल जो तीनों से पास करेगा। तो जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, इस तीनों से हमारा जो सर्कल पास कर रहा है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। तो कह रहा है कि जो एंगल A का बाइसेक्टर है, जो एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है, और BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो दोनों का दोनों जाके इसी पे जाके गिरेगा, सर्कम सर्कल सेंटर पे, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का मतलब हुआ कि अगर आप ये एंगल, माने ये लाइन और ये लाइन बराबर है और साथ में ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC का, वो भी क्या गिरेगा, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, सर्कम सर्कल पे ही इंटरसेक्ट करेगा ऑफ ट्रेंगल ABC। तो ये हमको प्रूफ करना है। फिर से पढ़िए, इन एनी ट्रेंगल ABC, कोई भी ट्रेंगल हम ABC ले लिए, इफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का यदि एंगुलर बाइसेक्टर करते हैं आप, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप करते हैं, तो अगर वो इंटरसेक्ट करेगा, तो वो इंटरसेक्शन मान लीजिए अगर वो P है, तो वो P इंटरसेक्शन को प्रूफ कर रहा है कि प्रूफ दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रेंगल ABC। तो जो ट्रेंगल ABC का सर्कम सर्कल है, यानी कि ABC से पास करता हुआ सर्कल, उसके इस पॉइंट पे पास करेगा वो। तो जो है ना, इसको सोचो कि हमें प्रूफ करना है कि इसका बाइसेक्टर और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इससे जाएगा। सही बात, यही प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले ये मान लो, इसको ऐसे प्रूफ करते हैं। इसको मान लो कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ये भी कुछ था, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर जो है, इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ। बस एक कंस्ट्रक्शन करो तुम यहाँ पे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करो। क्या
कि P पॉइंट जब हम एंगल ए का बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो सर्कल पे कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगा ही, क्योंकि हम बाइसेक्टर खींचेंगे तो सर्कल खींचा गया है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। उस P पॉइंट से जो BC का मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन किया गया, यानी कि BC का मिड पॉइंट को P से ज्वाइन किया गया। समझ में आ रही बात? ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि P पॉइंट से जो BC का मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन किया गया, यानी कि इसको अगर M मान लीजिए, मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखिए, आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, ये प्रूफ कर देंगे, ये बात हमको प्रूफ करना है। क्यों? क्योंकि अगर BC का मिड पॉइंट भी ये हो और हम ये मिड पॉइंट तो है कंस्ट्रक्शन से, और अगर हम ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाएं कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री भी है, तो इसका मतलब कि ये बाइसेक्टर तो पहले से था, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया था कि मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था, और ये 90 डिग्री हम प्रूफ करेंगे, और अगर कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया। बात समझ में आ रही है? और P से ही किए हैं, क्योंकि हम P से ही कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन, है ना, ज्वाइन ज्वाइन P2 मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ये किया जा सकता है। अगर एक बाइसेक्टर जो है ये सर्कल पे जाके गिरा है तो P से हम BC के मिड पॉइंट को देख के मिला सकते हैं। तो टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ कि PM जो है परपेंडिकुलर टू BC है। बस इतना ही करना है, PM जो है परपेंडिकुलर टू BC है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में आप ये कह रहे हैं कि BC का मिड पॉइंट ज्वाइन P2 मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। मिड पॉइंट यहाँ पे आप M लिख सकते हैं, मिड पॉइंट M ऑफ साइड BC। BC का जो मिड पॉइंट है उसको आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर का ही प्रूफ कर रहे हैं और बाइसेक्टर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या था? गिवन था हमको केवल कि AP जो है, AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बस इतना ही गिवन है। अब देखिए प्रूफ में हम लोग कैसे इसको प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री लगेगी और कंस्ट्रक्शन लगेगा। उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन क्या लगेगा कि आपको ये जो एंगल A/2 दिख रहा है, ठीक है, सेम सेगमेंट में एंगल को रिलेट करना है। तो आप जो है सबसे पहले B को P से मिलाइए, क्योंकि जब B से P को मिलाइएगा तो आप पाइएगा कि ये जो एंगल A/2 है, समझ में आ रही बात, इस सेगमेंट से बना है और इसी सेगमेंट से आपका यहाँ वाला एंगल भी बना है। यानी कि ये एंगल को अगर आप मान लीजिए 1 बोल रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इस सेगमेंट से ही हमारा एंगल A/2 बना है, दोनों से गया है, दोनों छोरों से, और इसी से ये लाइन भी गया है और ये लाइन भी गया है। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट बराबर होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसलिए कंस्ट्रक्शन में एक और काम कर दीजिए, ज्वाइन B to P, यहाँ पे लिख दीजिए ज्वाइन यहाँ पे लिख दीजिए ज्वाइन BP एंड PC, है ना, ये आपने किया है तो लिख दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल A/2
इज इक्वल टू एंगल ए बाई टू इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है ना। अब हम ये लिख चुके हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो ये बात सही है, इसको अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। सिमिलरली अगर आप इस एंगल ए बाई टू को देखिए तो ये एंगल जो है इस आर्क से बना है ना, ठीक। और इसी आर्क से आपका ये एंगल भी बना है, देखिए ध्यान से, ये इधर गया, ये इधर गया। तो आप ये कह सकते हैं, अगर इसको एंगल 2 माने तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल ए बाई टू जो है वही हमारा एंगल 2 भी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि यही ए बाई टू तो पहले से बराबर है, तो ये ए बाई टू 2 के बराबर, ये वाला ए बाई टू 1 के बराबर, तो 1 और 2 बराबर, तो दिस इम्प्लाई हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि ए बाई टू ही 1 है और ए बाई टू ही 2 है। तो एंगल 1 और 2 के बराबर होने से क्या प्रूफ हो जाता है? एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होने से हमारा बहुत कुछ प्रूफ हो गया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो पीएम है अगर हमारे बीसी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर भी होगा ही होगा। ये याद रखिएगा हमेशा कि एक अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर, सुनिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर जो बराबर साइड है उसको नहीं, जो बेस है कह सकते हैं, उसके मिड पॉइंट को अगर वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो, अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को, तो साइड को भी परपेंडिकुलरली करता है। ये बात ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सिंस, यहाँ पे लिख सकते हो एंगल 1 बराबर एंगल 2 से आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाई ट्रायंगल PBC is isosceles, so isosceles and PM is bisect BC, so PM is also perpendicular to BC, proved। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर प्रूफ करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर देते हैं। कैसे? तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल कंसीडर पहले क्या लिखेंगे हम? कंसीडर ट्रायंगल PMB एंड PMC, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 आया हुआ है, ठीक आया हुआ है, और इसके बराबर हो जाने से जो हमारा PB साइड है, PB साइड, ठीक है, PB साइड वो बराबर हो चुका है PC के, दो एंगल तो दो साइड बराबर। और हम ये कह सकते हैं कि PM बराबर PM, ये हमारा क्या है? कॉमन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और हमको पहले से BM बराबर MC दिया है, तो ये तो तीनों साइड ही बराबर हो गया। BM बराबर CM दिया है, ये गिवन है, बाई कंस्ट्रक्शन है। तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल PMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMC। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आप एंगल M को, यानी कि इस एंगल को अगर 3 बोलते हैं, अगर इस एंगल को 4 बोलते हैं, तो M पे जो पोजीशन है ये एंगल और M बराबर होगा। तो PMB में आप देखिएगा, PMB को आप एंगल 3 बोलिएगा तो एंगल 3, और इधर PMC को एंगल 4 बोलिएगा तो एंगल 4। ये कैसे हुआ? बाई CPCT।
ये लिख सकते हैं। और ये भी कहेंगे आप ये भी कहेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री भी होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि बी सी इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी इज स्ट्रेट लाइन, इस वजह से। तो अब बराबर भी है, तो एंगल 3 प्लस 4 की जगह पे एंगल 3 ही लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, तो एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। तो अगर एंगल 3 जो है अगर 90 डिग्री हो गया तो एंगल 4 भी 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाई पी एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। और ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में एम जो था मिड पॉइंट था, तो ये बात प्रूफ हो गया। तो ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया आपका, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बाकी थे, एक्सरसाइज शायद 10.6 के पहले या 10.5 के पहले, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, उसे भी आप देख लीजिएगा। और ये सर्कल का पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगी। एक वीडियो हम सर्कल का और लेंगे जिसमें MCQ होगा, ठीक है ना। MCQ को कर लेने से फ़ायदा क्या होगा कि सर्कल पे जितने भी तरह का थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो RS अग्रवाल का, RD शर्मा का और पियर्सन बुक का, तीनों का मिक्स क्वेश्चंस का एक सर्कल का MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाया जाएगा, जिसमें कि पूरा का पूरा थिंकिंग सर्कल का अप्लाई होगा, पूरा थ्योरी अप्लाई होगा। उससे क्या होगा, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आपका ट्रायंगल कभी फंसेगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हर पॉइंट से, हर एंगल से सोचने आपको आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि क्लास 10th बहुत जल्द शुरू होने वाला है, 15 फरवरी से या 16 फरवरी से, मतलब बहुत शीघ्र ही स्टार्ट करेंगे। 2 टॉपिक पढ़ाया जाएगा। टॉपिक का मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, एक मैथ्स और एक फिजिक्स, और पूरा निचोड़ के पढ़ाया जाएगा एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। शुरू से देखना पड़ेगा भाई। अगर आप रेगुलर नहीं देखेंगे वीडियोस, नोट्स नहीं बनाएंगे, चीज़ें क्लियर नहीं होगी। पढ़ने का तरीका यूट्यूब पे आप देख लीजिए, डाइवर्जन बहुत है, क्योंकि जस्ट आप वीडियो देख रहे हैं और नीचे जो है थंबनेल में 2-4 थंबनेल चल रहा है, तो आपको मन करेगा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, डाइवर्जन होगा। तो इसीलिए आप जब भी पढ़ें तो कॉपी और पेन लेके पढ़ें, नोट्स बनाएं जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, एकदम ऑनेस्टी से आप देखिए। हम विश्वास दिलाते हैं आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हम गारंटी दे रहे हैं। कुछ इस कदर पढ़ाया जाएगा, बस रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर चीज़ों को समझना पड़ेगा। बहुत कम समय में 6 से 7 महीना में हम लोग पूरा सिलेबस को कवर कर देंगे, मैथ्स और फिजिक्स अच्छे से, ठीक है ना, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज से 14-15 बरसों में CBSE का, वो सारा। तो बस हम उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के पास ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करोगे आगे बढ़ने के लिए तो और भी अच्छा कंटेंट आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, दोस्तों को रिकमेंड करिए, बच्चों को, इसका रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से, थैंक यू।